देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। एटम्स, एटम्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मतलब कि परमाणु हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे तत्व, छोटे तत्व। जो मैं अब पढ़ा रही हूं इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुन लेना और यही बात करेक्ट है, ठीक है। छोटे अणु कौन है? एटम्स। एटम्स मतलब परमाणु। और जब ये छोटे एटम्स, मान लो ये छोटे अलग अलग इस तरीके से थे बिखरे हुए, तो ये क्या थे? अणु थे, सॉरी परमाणु थे। परमाणु मतलब एटम्स। और मान लो यही एटम्स अगर साथ में आके एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते किसी तरीके से, तो ये क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या है? atoms combine to form, atoms combine to form molecules। परमाणु मिलकर मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस हो। लैंग्वेज में डिफरेंस कैसे? कि भाई एक बात को, जैसे एप्पल को हम एप्पल भी बोलते हैं, सेब भी बोलते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। वाटर को पानी भी बोलते हैं, H2O भी बोलते हैं, और एक्वा भी बोल सकते हैं, है ना। तो है तो वो एक ही चीज का नाम। और साइंस में ही तीनों वर्ड यूज किए जाते हैं उसके लिए। साइंस में ही आपने पानी भी लिखा देखा होगा, उसके लिए वाटर भी लिखा देखा होगा, H2O भी लिखा देखा होगा, और एक्वा भी देखा होगा कभी कभार। और हो सकता है एक्वा आपने ना देखा हो, लेकिन बोलते हैं साइंस में। तो हो सकता है एक वर्ड को मैं कुछ और बोल दूं। बोलने का तरीका, मैं ये कह सकती हूँ आपको एक गिलास पानी दे दो। मैं ये भी कह सकती हूँ प्लीज मुझे पानी दे दो, है ना। या मैं कह सकती हूँ वो गिलास रखा हुआ मुझे वो दे दो। उसमें ऑब्वियस है कि उसमें पानी रखा है, मैं वही मांग रही हूँ, है ना। तो कहने का एक बात को अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बात के मेन मोटिव को समझना है कि मैं क्या डिलीवर करना चाह रही हूँ, है ना। तो जो ये वर्डिंग होती है इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपने जैसे मान लो किताब में पढ़ा मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं, तो हो सकता है मैं उसके लिए कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज कर लूं। तो उस पे आप कंफर्म कर सकते हैं क्या मैम ये इसी का मतलब है ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये मैंने क्या बताया, एटम्स होते हैं, ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं। परमाणु जो होते हैं छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनसे मिलके क्या बना? मॉलिक्यूल, मतलब कि आपका अणु बना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें सबसे पहले इसका हम ब्रीफ पढ़ेंगे। जो चैप्टर है उसका एक मतलब खांचा होता है ना, सांचा जो होता है वो तैयार कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का फ्रेम ये है, जैसे कि ऐसे करके ऐसे आया, फिर ये और फिर ये, मतलब इस तरीके का हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे अब हैंड बनेंगे, है ना। सिर हमारा ऐसा होता है, ईयर्स हमारे ऐसे होते हैं, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है भाई इस तरीके का दिखने वाला व्यक्ति क्या होता है? इंसान होता है ना। अब ऐसे ही हमें पहले जो हमारा चैप्टर है उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए दिमाग में कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वही स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिटेल में करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिकल के बेसिस पे इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिकल डिवीजन कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। भाई ये दो नियम पे काम करता है। रासायनिक संयोजन का नियम दो नियमों पे काम करता है। देखो जैसे कि हमारी फैमिली है, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? जिसमें क्या है, दो पेरेंट्स, मतलब कि एक मम्मी और एक पापा, एक कपल और एक और कपल बहन भाई वाला वो रहते हो, है ना। ये क्या होती है? हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटा परिवार। और दूसरा होता है हमारी ज्वाइंट फैमिली, उसमें हो सकता है बहुत सारे कपल हो, है ना। एक कपल कौन सा?
पेरेंट्स वाला, जहाँ पे चाचा चाची होते हैं, हमारे ताऊ जी ताई जी होते हैं, चाचा चाची और मम्मी पापा होते हैं, है ना, और दादा दादी जी भी होते हैं, और हो सकता है बुआ भी होती हो हमारे साथ में, है ना, और उनके सबके बच्चे होते हैं, है ना। तो ये एक ज्वाइंट फैमिली है। तो वहां पे इकट्ठा रहने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं कि भाई हमें इकट्ठा रहना है, तो क्या होगा कि एक दूसरे की बातें सुननी भी पड़ेंगी और अपनी बातें बहुत ही पोलाइट तरीके से कहनी भी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से जो केमिकल, जो रसायन है, उनको संयोजित रहने के लिए कुछ नियम होते हैं। ऐसा बिना नियम के कोई चीज चल सकती है? आप मुझे बताओ, अगर परिवार में हम एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, एक दूसरे की हम नहीं सुनेंगे, या फिर अपनी बात सहजता से ना कह के बहुत ही चीखे तरीके से और बड़े मतलब रूड तरीके से बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या हमारी ज्वाइंट फैमिली टिक पाएगी? रिप्लाई करो जल्दी से। आप सुन भी रहे हैं मुझे? नो। हाँ, तो हमारी फैमिली नहीं टिक पाएगी। तो हमें अपनी फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए कुछ नियमों पे टिके रहना होता है। कुछ नियम कैसे होंगे? इधर जैसे कि यहाँ पे संयोजन मतलब कंबाइन रहना है, तो यहाँ पे दो नियम काम करते हैं। सबसे पहला नियम क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम क्या काम करता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। देखो भाई, अब ये क्या होता है? जो लॉ ऑफ, ये बोल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संरक्षण मतलब बचाना, कि द्रव्यमान को बचाए रखना, कि जैसे जितना अमाउंट है उसको उतना ही रखना। जैसे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो सबसे पहले उसमें दो पार्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, बीच में एरो डालेंगे, और यहाँ पे ऐसे कुछ लिखेंगे। दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, या फिर यहाँ पे एक भी हो सकता है। जैसे कि सिंपल भाषा में हम बात करें, साइंस से थोड़ा सा हटके, साइंस वैसे तो आपको पता ही है कि हर जगह इन्वॉल्व होती है हमारी साइंस, लेकिन हम थोड़ा एक कॉमन टर्म में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या थी? लकड़ियों का गट्ठा है। लकड़ियों का गट्ठा है, और यहाँ पे हमने इसको क्या दी? हीट दी। क्या दी? हीट दी। तो ये कुछ देर के बाद, जलने के बाद, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? ऐश, राख का ढेर बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी। ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। यहाँ पे ये क्या है? ऐश। ऐश मतलब ऐश्वर्या राय, है ना, या फिर राग। राग। ये क्या है? हीट। हीट क्या है? एक तरीके से एनर्जी। एनर्जी ही लिख देते हैं, ऊर्जा। और ये क्या है? वुड। वुड मतलब लकड़ी। तो मान लो आपने यहाँ पे 5 kg लकड़ी ली थी, 5 kg लकड़ी ली थी, और यहाँ पे आपने 2 kg यहाँ पे इसको हीट दी थी। तो कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि हो सकता है ये 3 kg बची हो रिएक्शन के बाद, और ये क्या है? 4 kg यहाँ पे ऊर्जा आ गई, है ना। तो ये हो सकता है। और जो इस एरो से इधर वाली चीज है, एरो से इधर वाली चीज है, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट या फिर अभिकारक। रिएक्टेंट, अभिकारक। और इस एरो से इधर वाली जो चीज है, इन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद।
ठीक है, इसे बोला जाता है उत्पाद। मतलब कि रिएक्टेंट, आप फटाफट मेरे साथ साथ याद करेंगे, हमने क्या पढ़ा, पहला जो कंबाइन करने का केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ रूल होते हैं, उसी रूल में से एक रूल क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान क्या होता है, भार। द्रव्यमान क्या होता है, भार। सही बोल रही हूं मैं? जल्दी बताएंगे, द्रव्यमान का मतलब भार होता है या कुछ और होता है? यस। हाँ, कौन कौन बच्चा बोल रहा है यस कि द्रव्यमान का मतलब भार होता है? नो। नजीर ने बोला नो। नहीं, शिवानी ने बोला। जो बच्चा, इनमें से मैं एक का नाम लेती हूँ, शिवानी वर्मा बताएंगी। कुसुम ने भी बोला नो। शिवानी वर्मा बताएंगी द्रव्यमान का मतलब भार नहीं होता तो क्या होता है? माइक को अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैम वो तो द्रव्यमान है, मतलब पानी के टाइप में। ओके। और दूसरा बच्चा कौन था जिसने नो बोला था? शिवानी ने बता दिया। कुछ कुमकुम बताएगी, भार और द्रव्यमान क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? कुमकुम बेटा बोलो। मैम आपने भार और द्रव्यमान का बोला है तो वो एक ही है। मैम हमने द्रव्यमान का ही सुना था। ओके, आपके अकॉर्डिंग एक ही है, शिवानी वर्मा बोल रही है। कुमकुम बेटा बताइए, आप, आपको पता है? यस या नो बोलेंगे जल्दी से। यस मैम। तो क्या एक ही है भार और द्रव्यमान? एक बच्चे ने बोला। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, पहले भी शायद रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ा होगा आपके पास, और आपकी क्लास में भी समझाया मैंने। निशा, हाँ जी बेटा बोलो। मैम भार और द्रव्यमान तो अलग अलग होता है। कैसे? तो भार तो भारी होता है, बहुत ज्यादा होता अच्छा, बहुत ज्यादा भारी होगा तो वो भार होगा। और द्रव्यमान? मैम जैसे आपने ना चावल का एग्जाम्पल दिया था क्लास में। हाँ बोलो, आगे बोलो। चावल का एग्जाम्पल दिया था तो मैंने क्या बताया था? कि मैम 5 किलो अगर चावल हमारे पास ही है तो वो 5 किलो, अगर यहाँ पे 5 किलो है, अगर वो पृथ्वी के बाहर जाए फिर भी वो 5 किलो ही रहेगा। हाँ जी, तो वो क्या होगा? मैम वो द्रव्यमान होगा। अच्छा, और बदल जाएगा तो मैम वो भार हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कि मास। एक होता है भार, मतलब कि वेट। हालांकि हम दोनों चीजों को एक ही मानते हैं, हम दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं होती, इनमें डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, मास जो होता है, मास आपका क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो सेम ही रहता है, चाहे आप उसे धरती पे तोले, कहीं पे धरती पे, चाहे आपका इक्वेटर है या फिर जो सेंटर है वहां पे तोले, कहीं पे भी तोल के देखे, तो भार क्या रहेगा आपका, बराबर ही रहेगा। जबकि वेट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, और वह किस चीज पे डिपेंड करता है, वो आपकी इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट कितना है, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू 10 होती है, बताई होगी मैंने, है ना? जबकि चंद्रमा पे ग्रेविटेशन की वैल्यू उससे 6 से डिवाइड कर देते हैं 10 को, उतनी होती है, मतलब 6 गुना कम होती है। नफीसा कुछ बोलना बेटा आपने? है ना? तो जहां पे ग्रेविटेशन इंक्लूड होती है, मान लो 5 केजी चावल थे,
लेकिन इसमें ग्रेविटेशन का भी इफेक्ट पड़ रहा था, तो वो हमें क्या लगेगा 50 kg। जब हम उसको तोड़ के देखेंगे क्या लगेगा 50 kg। और द्रव्यमान की बात करें तो 5 kg है तो वो 5 ही kg रहेगा, 5 ही kg रहेगा, चाहे आप इसे अर्थ पे तोलो या फिर मून पे तोलो। जबकि यहाँ पे जब हमने अर्थ पे तोला तो ये क्या मिला, दिखाई दे रहा है, अर्थ पे तोला तो 50 kg था, और जब हमने क्या है मून पे तोला तो मून की ग्रेविटेशन कितनी होती है, इसकी 1/6 होती है। मून की ग्रेविटेशन अर्थ से 1/6 होती है, तो आप इसको काट के सोल्व करेंगे तो आपको कुछ और ही वैल्यू मिलेगी। मतलब कि जहां पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट पड़ता है वो आपका भार होता है, क्या होता है, वेट होता है। जबकि जहां पे ग्रेविटेशन का मतलब, ग्रेविटेशन समझते हैं ना, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा आपका द्रव्यमान होगा। और यहाँ पे द्रव्यमान की बात करें, लकड़ी कितनी थी 5 kg, और यहाँ पे एनर्जी कितनी थी 2 kg, तो ये कितना हुआ 5 और 2 8, है ना, 5 और 2 7। 8। हाँ, अच्छा 8। मैंने क्या बोला, टीचर कुछ भी बोल सकता है, टीचर गलत भी बोल सकता है, उसको ठीक किसने करना है, आप लोगों ने। 7, 5 और 2 7, और 4 और 3 कितना होता है 7। 7। तो आप इधर देख रहे हो तो 7 kg, और इधर देख रहे हो तो 7 kg, और यही हमारा कंजर्वेशन का ऑफ मास बताना चाहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना चाहता है कि जितना टोटल द्रव्यमान इधर है उतना ही टोटल द्रव्यमान उत्पाद की साइड भी आपको मिलेगा, उत्पाद की साइड भी आपको मिलेगा। मतलब जितना रिएक्टेंट का भार होगा, द्रव्यमान होगा, सॉरी, जितना रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा उतना ही क्या है आपका इस साइड भी द्रव्यमान होगा। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम साइंस के एग्जांपल पे आते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म में आते हैं। ले लिया मैं। ले लिया? यस मैम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो सिंपल उसमें बात करें तो ए भी ले सकते कोई, ए बी तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, ए लकड़ी को मान लेते, फिर हीट को बी मान लेते यहाँ पे, फिर सी और डी बन जाएगा आपका, एच को सी मान लिया और एनर्जी को डी मान लिया। लेकिन अब हम साइंस में इस तरीके इस बात को कैसे समझाएं, आपके यहाँ पे जो आपकी स्पोर्ट बुक है, सहायक पुस्तिका है आपकी जो स्कूल से मिली है, वो सबके पास है आपके पास, यस मैम है। ये वाला पेज यस मैम खोल रखा है हमने। है ना, खोल रखा है ना, यहाँ पे A+B करके दिखाया हुआ आपको, एरो किया और फिर आपको आगे रिएक्शन दिखाई गई है। यस मैम ए और बी हाँ, कोई पदार्थ बच्चा, उत्पादन हाँ उत्पाद। करो, मेरी बात सुनो, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास बुक ना हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो फिर मैं आपके पास एनसीईआरटी की पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उससे पढ़ लेंगे। वैसे तो आपके सबके पास होनी चाहिए बुक, है ना। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, तो ये अपनी बुक से आपने पढ़ लेना है। तो उसके नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपके इसमें दिया नहीं हुआ है, हाँ दिया हुआ है। एक अभिक्रिया दी हुई है, इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम अथेनाइट अम्ल अभिक्रिया। एक बार अगर है तो सभी बच्चे खोल लेंगे, आपको थोड़ा इजी रहेगा, मेरी बात समझ पाएंगे, अदरवाइज मुझे बोर्ड पे उतारना पड़ेगा सारा। ये आपका इसके नीचे उदाहरण दिया हुआ है, मेरे पास जो बुक है इसमें पेज नंबर 32 है, हो सकता है आपका पेज नंबर वेरी कर रहा हूं, है ना। निकाल ली सबने?
यस यस मैम। मैम। हाँ तो यस बोलो ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। यहाँ पे चैट में लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है आपका, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, क्या बोला, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बो ऐसे लिखेंगे ना, नेट 5.3 ग्राम है। इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, जितना हम पढ़ेंगे, जो भी स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है, हमें साथ के साथ उसी फॉर्म में उतार देना है। उसके बाद इन्होंने बोला 6 ग्राम एथेनाइड अम्ल, एथेनॉइड अम्ल, एथेनॉइड अम्ल कितना है, 6 ग्राम। तो पॉइंट के बाद जीरो से कोई फर्क पड़ता है, इथेनोइक एसिड। जब इसके आगे हमने एरो किया तो आगे इन्होंने बोला है कि अभिकृत होते हैं। अभिकृत होते हैं का मतलब क्या है, हमें ये एरो लगा देना कि मतलब इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होती है तो सोडियम इथोनेट बनता है, सोडियम इथेनोनेट बनता है, SODIUM, सोडियम इथोनेट। मतलब कि आपका सोडियम एथेनोइट बनता है। ठीक है, इसका वेट कितना बताया गया है आपको, 8.2 ग्राम। कितना बताया गया है, 8.2 ग्राम। देखो हमने ना रिएक्शन में ये थोड़ा पहले लिख दिया, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा कितनी दी गई है आपको, 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम। और फिर आपको वाटर दिया गया है, H2O, पानी, इसकी मात्रा कितनी बताई गई है, 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। ये क्या है आपका, पानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड यहाँ पे CO2, 2.2 ग्राम, और यहाँ पे प्लस का साइन। समझ पा रहे, ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट है, ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट है। और इसमें आगे क्या बोला गया है, आपको बोला गया इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम में सिद्ध करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था भाई, कि जितना हमने सामान यहाँ पे लिया है उतना ही हमारा यहाँ पे है, द्रव्यमान के अनुसार। ये देखो 5.3 प्लस 6 को जोड़ेंगे, 5.3, तो इसको जोड़ने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं पता है तो सीख लेंगे। पॉइंट से इधर वालों को इधर जोड़ेंगे, तो ये क्या है, 3। अगर मान लो यहाँ पे 13 आ जाता, अगर यहाँ पे डिजिट कैसी होती, 3 और यहाँ पे 9 होता है ना, तो क्या बनता वो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट ये होता, तो इसको कैसे जोड़ते वो भी बता दूंगी, ये सीख लो। 3, 5 और 5, 10 और 1, 11, 11.3 आ गया। इसका टोटल कितना आया, 11.3 आया। और यहाँ पे टोटल करके देखते हैं, इसको कैसे टोटल करेंगे, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, यहाँ पे पता चल जाएगा, ये एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। दिख रहा आपको नीचे, नहीं दिख रहा, ये वाला लिखते हैं, 8.2 प्लस 2.2 प्लस आपका कितना है, 0.9। इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 9, 10, 11, 12 और
13 क्या बन गया 13। 13 को कैसे लिखोगे आप ऐसे 8 और 2 10 सही है। भाई सो गए बताओ सही किया मैंने। नो मैम नजीर नजीर ने बताया मैंने गलत किया है। क्या और बच्चे भी बोल रहे हैं कि गलत किया है। यस मैम सही किया है। हाँ यस बोलने वालों का मतलब है कि मैंने सही किया है और नो बोलने वालों का मतलब है कि मैंने गलत किया है। जो ये नजीर है ये बताओ कि अगर मैंने गलत किया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। बोलो बेटा अनम्यूट करके। मैम 3 और 1 ऊपर चला जाएगा। अच्छा आप बोल रहे हैं इस वन को हम यहाँ है ना 11.3 ओके 11.3 आएगा। बिल्कुल सही बोला है आपने। हम पॉइंट से इधर अगर हमारा कैरी जा सकता है 10 से ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये 13 हो गया था 10 से ज्यादा हो गया था तो वो कैरी हम यहाँ पे लगा देते हैं 8 और 2 10 और +1 11। और अब आप देख रहे हैं जो हमने रिएक्टेंट साइड का प्लस किया तो 11.3 बना और जब हमने प्रोडक्ट साइड का मतलब उत्पाद साइड का भी जोड़ के देखा तो 11.3 ही बना। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा है कि जो हमारा मास होता है रिएक्टेंट साइड का रिएक्टेंट को क्या बोला था अभिकारक। रिएक्टेंट को क्या बोला था हमने अभिकारक। हाँ अभिकारक साइड का जो भार द्रव्यमान होगा वो क्या है उत्पाद साइड के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो पहले लॉ में क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है। चलो ठीक है जल्दी से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट लो नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं इसे इरेज करके। ले लिए मैम स्क्रीनशॉट। तो स्थिर अनुपात के नियम पे हम चलते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नियम। और जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है उसके लिए भी मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन ये था। आप फोटो क्लिक करके इधर से आप इसको देख सकते हैं। क्या था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा क्या था स्थिर अनुपात का नियम। माइक म्यूट कर लो। स्थिर अनुपात का नियम। और जो मैं ये बता रही हूँ क्या आप इसको साथ के साथ नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। कितने बच्चे हैं जो नोट डाउन करते हैं कॉपी में। मैम अभी तो नहीं करा स्क्रीनशॉट मार मैम तो हम करते हैं बाद में देखिए। हाँ बाद में या फिर अभी इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि है ना देखो क्या है चीजें आप समझ जाओगे मान लिया मैंने लेकिन वो दिमाग से चुप हो जाएंगे। अगर आपने उतार लिया उनको अगर आपने कॉपी में उन्हें उतार लिया तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि मैम ने इस चीज के बारे में क्या बोला था। और मुझे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एकदम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स है बना के लाओ। चीजें क्या होनी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ होनी चाहिए। लिखने में आप कैसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं भी आपको एक प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है बुकिश लैंग्वेज वो उसमें समझा सकती हूँ कि भाई ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ऐसे है और आपको तोते की तरह ऐसे ही रटनी है। मेरे को पेपर में ऐसे ही चाहिए है ना। मैं ऐसा नहीं करती। मैं आपको क्या है जो फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ एग्जाम्पल बना के बताती हूँ है ना
ताकि आप उन चीजों को दिमाग में लंबे टाइम तक रख सके। लेकिन आपको साथ के साथ प्रॉपर तरीके से लिखना जरूर आना चाहिए कि इन केस आपको पेपर में एग्जाम में सब्जेक्टिव तरीके से लिखना पड़ जाए तो आप उस बात को कैसे लिख पाएंगे, है ना, ये चीज होती है। तो आप मेरे की तरीके से भी नोट्स बना ले, और आपको लगता है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जैसे भी आपको लैंग्वेज आती है, आप साथ में ब्रैकेट में यहाँ पे अपनी भाषा में मेरी बोली हुई बात कुछ लिखना चाहते हैं, बेशक से लिख ले, ताकि आपको वो पढ़ के क्या है रिकॉल हो जाए कि मैम ने इस चीज के बारे में क्या बताया था, या फिर मैं कोई एग्जाम्पल बताती हूँ, है ना, वो आप छोटा सा ब्रैकेट में इधर लिख सकते हैं ताकि आपको तुरंत हिट हो जाए जब आप दोबारा से उस चीज को पढ़ रहे हो। ठीक है, फेयर कॉपी भी ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपके मार्क्स भी आने चाहिए। और जब आपसे अगर कोई तीसरा बंदा ये पूछ ले कि ये चीज क्या होती है, तो वो आप विद एग्जाम्पल अच्छे से बोल सके। और बुक्स की रीडिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप उसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म कर सके। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। जैसा कि आपको पता है कि हम अनुपात कैसे लिखते हैं, मान लो 1:2, है ना, या फिर मैं लिख दूं 2:4, 2:4। तो इसको भी हम काट के 1:2 लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मैं लिख दूं 3:6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे अगर अनुपात की बात करें तो हमने ये लिखा, इसका भी अनुपात इतना ही आ रहा है, और इसका भी अनुपात इतना ही आ रहा है, और इसका भी अनुपात इतना ही आ रहा है। हालांकि जब हम इसकी ओरिजिनल डिजिट्स देख रहे थे तो क्या थी, ये डिफरेंट थी, लेकिन इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी रेशियो कितनी है, उनका अनुपात। जिनका नेट खत्म हो गया है वो यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख लेंगे, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, ठीक है। तो जिनका ये क्या है, रेशियो अलग अलग हो सकती है। तो इस ऐसे ही जो हमारा प्रपोर्शन होता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया बोल्ड H2O, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं H3O बना दो भाई इसको, तो यहाँ पे इसकी रेशियो अलग होती है और यहाँ पे इसकी रेशियो अलग होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु द्रव्यमान, एक टर्म होती है द्रव्यमान, एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। ये क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि हमें पता है मास क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, वो 1 होता है ना। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना। इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से लगा के चले तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, इसलिए हमने 2 किया, और ये हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब 16, तो 216, 2 + 16 होगा वैसे तो, 2 1 या 2, 2 8 या 16, तो इसकी रेशियो कितनी आई, 1:8। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 3 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 और 16। हम इसको काट भी नहीं सकते क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं और 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो ये इसकी रेशियो कितनी आए, 3:16। तो अगर आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए जाए तो आप क्या इसको पानी पढ़ेंगे, H3O को क्या आप पानी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते। आपको H2O दिया जाएगा तभी आप उसको पानी पढ़ेंगे, है ना। तो इसकी रेशियो क्या है, हमेशा 1:8 होगी। हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 होगी तो वो पानी होगा। दूसरे एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन सा आपने सुना होगा, एक होता है O2, एक होता है O3, इसे आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना। इसको आप पढ़ते हैं ओजोन, ओजोन। भाई ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये 2:16 है, मतलब 16 दूनी 32, ये 3:16 है, मतलब कि 48। मतलब इसकी रेशियो क्या है, अलग है। यहाँ पे तो ये एक ही मॉलिक्यूल था, इसलिए रेशियो नहीं दिखाई गई। लेकिन अगर इसके साथ कुछ और कंबाइन होता तो क्या है, रेशियो डिफरेंट आ जाती। मतलब कि वो किस अनुपात में मिले हुए हैं,
मतलब कि वो किस अनुपात में मिले हुए हैं, यही चीज क्या है, डिसाइड करती है कि उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम दे, उस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम दे। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? यस मैम। तो क्या मैं इसे इरेज करूं? मैम स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ हाँ ले लो। आप डिफरेंस इसको देखो, ये यहां से अलग है और यहां से अलग है। मैम ले लिए। मैम ले लिया। इसमें आपका एक एग्जाम्पल वाटर का ही दिया हुआ है, एक तो ये टोटल वैसे 18 बन जाता। अगर इसको आप जोड़ के देखते, देखो इसको जोड़ के देखते, 2 बन जा, 2 प्लस 16 कितना बनता, 18। और यहाँ पे जोड़ के देखते, 13 प्लस 6 कितना बनता, 19। सही है? तो ये अलग अलग होता है। ऐसे ही आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वाटर का 36 ग्राम ले रखा है, फिर 0.9 ग्राम लिया हुआ है, तो वो रेशियो को दिखा रहा है। अपनी बुक को पर थोड़ा सा रीड करेंगे तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। और आपकी बुक में इसकी क्या एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला गया वो सुन लेंगे एक बार। स्टेटमेंट जो प्रॉपर है वो बता रही हूँ आपको, ये तो आपका समझने के लिए था, आप स्टेटमेंट सुन लेंगे। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, फिर अनुपात का नियम क्या होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contain the same element combined together in a same proportion। मतलब कि एक प्योर केमिकल जो होता है वो हमेशा सेम एलिमेंट को कंबाइन करता है, सेम एलिमेंट को कंबाइन करता है और एक ही रेशियो में। मतलब अगर H2O है तो ये प्योर है क्योंकि इसके रेशियो हमेशा फिक्स है, 1:8 ही है ना। अगर इसके साथ किसी चीज की मिलावट हो जाए, मिलावट होती है जैसे मान लो आप शुद्ध घी लेके आते हो, है ना, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसी से वो डिसाइड होता है कि वो शुद्ध है या नहीं है। अगर उसमें कुछ केमिकल और डाल दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, मिलावट हो गई है। चाहे मिलावट वो किसी भी तरीके की हो सकती है। मान लो देसी घी में उन्होंने क्या डाल दिया, आपका आलू ही क्यों ना डाल दिया, मिलावट तो है क्योंकि जो अपना देसी घी था उसका केमिकल कंपोजिशन अलग था, जबकि आलू है तो अच्छी चीज है खाने के लिए, लेकिन घी बनाने के लिए आलू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब उसमें आलू डाल दिया गया तो वो इम्प्योर होगा, तो इम्प्योर होगा तो उसका केमिकल जो फॉर्मूला था घी का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और केमिकल फॉर्मूला हर चीज के होते हैं, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके केमिकल फॉर्मूले ना प्रेजेंट हो। टाइम क्या हो गया भाई, 1 ही बजे तक होनी है, बस ओवर करती हूँ। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन हर चीज की होती है। ठीक है, समझ आ गया क्या आपको? अगर कोई डाउट Yes, ma'am. यस मैम। मैम। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, टाइम जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास जब शुरू करूंगी जो आज तक का पढ़ाया हुआ आप पढ़ के आएंगे। पहले मैं आपसे सुनूंगी, अगर आपने सुना दिया तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम क्लास आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है आप आज का पढ़ाया हुआ नहीं करके आए तो आगे पढ़ाया हुआ भी करके आएंगे। मेरे को सिलेबस खत्म कराने की कोई जल्दी नहीं है, मेरे को जल्दी है कि आपके दिमाग में घुसाई जाए चीजें। मेरे को इस क्लास से बेस्ट रिजल्ट चाहिए, साइंस का सबसे बेकार रिजल्ट था और मैं नहीं चाहती आगे बेकार आए। समझ गए? यस मैम। तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे अपना रिजल्ट इंप्रूव करने में? यस मैम। यस मैम। तो कल सभी बच्चे क्या है, पढ़ के आएंगे। चलो आप, यू कैन लिव नाउ, बाय बाय, टेक केयर।